नमस्कार दोस्तों, देसी टॉक विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट नंबर 7 जो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले पिछले 6 टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। और इसमें जो है भाग 3 मौलिक अधिकार और पार्ट नंबर मौलिक अधिकार में यानी कि तीसरा चल रहा है, जो 12 से 18, 19 से 22, 23 से 28 यानी कि अनुच्छेद 23 से 28 शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। विगत 10 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या सहित है, जो ये व्याख्या जो है आपके अत्यंत काम आएगी। ठीक है। हमने बताया इसमें अनुच्छेद 23 की ताकत क्या है बताई जाएगी। पिछले 10 सालों के आए महत्वपूर्ण प्रश्न का मेल जोल इसमें जो दिया गया है, और हर प्रश्न की एक सरल व्याख्या है। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप जो वन लाइनर व्याख्या दी जाएगी उससे आप कई प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न एक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ब्लास्ट पर रोक लगाई गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, देखते हैं सही उत्तर इसका। पहले का सही उत्तर बी यानी कि अनुच्छेद 23 है। यह अनुच्छेद इंसानों की खरीद फरोख्त और उनके बिना मर्जी के काम कराने जैसे बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह रोकता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध यानी कि बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो दूसरे का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 14 वर्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों, कारखानों एवं खदानों में लगाने पर रोक लगाता है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो है ये दी गई है 14 वर्ष है। ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ए 86वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर जो है ए यानी कि तीसरे का सही उत्तर ए है, यानी कि 86वां संशोधन 2002। यह बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, चाहे यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो, बहुत सारे स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसमें भी रिपीट किया गया है। तो इसी संशोधन में अनुच्छेद 21 से क्या कहा गया? 21 से जोड़ा गया है इसमें। ठीक, 21 से जोड़ा गया है, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नंबर 4 देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर, चौथे का सही उत्तर सी यानी कि अनुच्छेद 25 से 28। ये चार अनुच्छेद भारत के हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उसके प्रचार करने की आजादी देते हैं, इसे कोई रोकता नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए किसी भी धर्म को मानने की आजादी, बी अपने भगवान यानी कि ईश्वर के साथ किसी भी रूप से जुड़ने की आजादी, सी धार्मिक मामलों के प्रबंध की आजादी, डी केवल अपने धर्म के प्रचार की आजादी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि अपने भगवान यानी ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ने की आजादी मिली हुई है। ठीक है दोस्तों। सबसे निजी, यह सबसे निजी यानी कि आजादी है कि आप अपने भगवान को कैसे भी माने, चाहे वह मंदिर में हो या आपके मन में हो या आपके घर में हो। ठीक है, यह आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंध मैनेज की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद
28 में। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ये सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण है फिलहाल के लिए, चलिए ये देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर भी है अनुच्छेद 26। ये संस्थाओं को जैसे ट्रस्ट है या वक्फ है, आपने अपने धार्मिक काम संभालने और संपत्ति रखने का हक देता है। ठीक है, तो या जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, वक्फ बोर्ड जो है ये बोर्ड बने हुए हैं। चलिए अपना देखते हैं प्रश्न नंबर 7। धार्मिक करों रिलीजियस टैक्सेस से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर 7 का सी यानी कि अनुच्छेद 27। सरकार आपसे ऐसा कोई टैक्स नहीं वसूल करती है जिसका पैसा किसी धर्म को बढ़ावे के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। अगर ये हमारे संविधान में नहीं है, अगर ऐसा सरकार करती हो तो सब धर्मों के लिए कर सकती है, यानी कि एक को बढ़ावा नहीं दे सकती। समदम समभाव। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी 8 का अनुच्छेद 28। सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और दूसरे स्कूलों में बच्चों को धार्मिक कार्यक्रम में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है और यह पूछा भी जाता है आर्टिकल एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या भारतीय नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर सरकारी सेवा से इनकार कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, क्योंकि यहाँ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। बी नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है। सी हाँ, अगर सरकार इसकी अनुमति दे। डी नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं और ये ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो 9 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी है, नहीं, क्योंकि सरकारी सेवा एक नागरिक का कर्तव्य है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनर। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता देश सेवा के कर्तव्य को नहीं रोक सकती। खास तौर पर अगर सरकार आपको देश की रक्षा के लिए बुलाए तो आपको देश की रक्षा करने का अधिकार कर्तव्य आपका है कि देश को जो है सुरक्षा के रूप में मजबूती के साथ खड़े रहें। चलिए लास्ट प्रश्न 10। शोषण के विरुद्ध अधिकार किनके विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा देता है? ए केवल राज्य के विरुद्ध, बी केवल निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, सी राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है राज्य और यानी कि 10 का सही उत्तर सी है, राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध। शोषण कोई भी करे, चाहे सरकार या कोई प्राइवेट आदमी, प्राइवेट कंपनी यानी कि आदमी है, या आपको दोनों से सुरक्षा मिलती है। तो हमारे संविधान में आपको सुरक्षा दी गई है। ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देखते हैं। प्रश्न 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को रखने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए, इसे में क्या कहा गया? भाषा, है ना, भाषा का उल्लेख किया गया है। और संस्कृति का तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। चलिए ये इसका सही उत्तर देखते हैं। तो पहले का जो सही उत्तर है वह अनुच्छेद 29 है, ये देख सकते हैं 29 है। यह अनुच्छेद यह कहता है कि अगर भारत में किसी भी समुदाय की अपनी अलग भाषा या कल्चर है तो उसे बचाने का उन्हें पूरा हक या अधिकार है। सरकार उन्हें मजबूर नहीं कर सकती कि वे अपना कल्चर छोड़े या वो दूसरा कल्चर अपनाए। ठीक है, अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं और उन्हें बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। अनुच्छेद 29 2 के अनुसार किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सहायता प्राप्त यहाँ बात की गई, शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, है ना?
ए धर्म और मूलवंश, बी जाति और भाषा, सी उपरोक्त दोनों, डी केवल जन्म स्थान से। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी कि दूसरे का सही उत्तर सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। अगर कोई स्कूल या कॉलेज सरकारी पैसे से चल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो किसी भी सिर्फ उसके धर्म या जाति या भाषा की वजह से एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता कि हम इस जाति वालों को एडमिशन नहीं देंगे, यह गैर कानूनी है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शब्द में कौन कौन सा या कौन से आधार शामिल हैं? केवल ऑप्शन ए केवल धर्म, ऑप्शन बी केवल भाषा, ऑप्शन सी धर्म और भाषा दोनों, ऑप्शन डी धर्म भाषा और जाति। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर प्रश्न 3 का सही उत्तर सी ऑप्शन है, यानी कि धर्म और भाषा दोनों। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक दो तरह के माने गए हैं। एक वो जिनका धर्म कम आबादी वाला है, और दूसरे वे जिनकी भाषा बोलने वाले लोग कम है ना, कि कम बोलने वाले भाषाई तौर पर और जन्म। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी, यानी कि 4 का सही उत्तर बी अनुच्छेद 30। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को पावर देता है कि वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए खुद के स्कूल या कॉलेज खोल सकें और उन्हें खुद चला सकें। ठीक है, ये अधिकार है कि वो खोल कर अपनी संस्कृति और शिक्षा को जो है पुनः जागृत या पुनर्निर्माण, क्योंकि कहीं कहीं ये हुआ है कि उसको बिल्कुल धूमिल कर दिया गया है, तो और दूसरा उनको जो है अपने कल्चर को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्या अनुच्छेद 30 के तहत मिलने वाला अधिकार केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, या आर्थिक अल्पसंख्यकों के लिए भी है, ऑप्शन सी या केवल हिंदुओं के लिए है, ऑप्शन डी या केवल आदिवासियों के लिए है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी है, यानी कि नहीं, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी है। चाहे कोई मुस्लिम, ईसाई, सिख या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, या कोई तमिल, कन्नड़ बोलने वाला भाषाई अल्पसंख्यक हो, है ना, यहाँ पर के धर्म भी और भाषा भी, यानी कि यह अधिकार दोनों को बराबर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है मेरा भी मनोबल बढ़ता है। चलिए देखते हैं। यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की जमीन को का अधिग्रहण करती है, तो उसे क्या करना होगा? ए कोई पैसा नहीं देना होगा, बी बाजार रेट से कम पैसा देना होगा, सी उचित मुआवजा कंपनसेशन देना होगा ताकि उनका अधिकार बना रहे, डी सरकार जमीन नहीं ले सकती। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका 6 का सी है, उचित मुआवजा देना होगा। 44वें संशोधन के बाद यह साफ कर दिया गया कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक स्कूल की जमीन लेती है, तो उसे इतना पैसा देना होगा कि वे दूसरी जगह अपना संस्थान फिर से खड़ा कर सकें, खोल सकें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 7 देखते हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में मुख्य अंतर क्या है? ए अनुच्छेद 29 व्यक्तिगत है, 30 सामूहिक है। बी अनुच्छेद 29 संस्कृति बचाने की बात करता है, जबकि 30 संस्थान खोलने की। सी अनुच्छेद 29 केवल बहुसंख्यकों के लिए है, डी कोई अंतर नहीं है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 7 का सही उत्तर जो है वह है बी ऑप्शन है। अनुच्छेद 29 संस्कृति बचाने की बात करता है, और जबकि 30 संस्थान खोलने की। तो 29वें में हक दिया गया है अपनी भाषा बचाने का, और 30 में उस हक को पूरा करने का साधन, यानी कि स्कूल कॉलेज बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्या सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता ग्रांट देते समय उनके साथ भेदभाव कर सकती है? ऑप्शन ए हाँ, अगर वो धर्म के आधार पर बने हैं। ऑप्शन बी नहीं, अनुच्छेद 30 तो इसे रोकता है। ऑप्शन सी केवल भाषाई संस्थानों को सहायता दी जाएगी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर देखते हैं। 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी
नहीं, अनुच्छेद 30(2) इसे रोकता है। सरकार जब स्कूलों को पैसा बांटती है तो वह तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि यह स्कूल किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है। यह भेदभाव नहीं किया जा सकता। चलिए 9 देखते हैं। मदरसा या अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थान किस अनुच्छेद के संरक्षण में आते हैं? अनुच्छेद 28 ए, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 32। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। 9 का सही उत्तर सी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ही वह कवच है जो धार्मिक और भाषाई समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने की आजादी और सुरक्षा देता है दोस्तों। चलिए 10 नंबर देखते हैं। क्या अनुच्छेद 29 के तहत अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए हाँ, केवल अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन बी नहीं, यह नागरिकों को किसी भी वर्ग के लिए। सी केवल विदेशियों के लिए। डी केवल पिछड़े वर्ग के लिए या वर्गों के लिए। चलिए सही उत्तर देखते हैं। 10 का सही उत्तर बी है। नहीं, यह नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अनुभाग शब्द है, जिसका मतलब इसमें बहुसंख्यक मेजॉरिटी भी अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के लिए शामिल हो सकती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद ऑप्शन अनुच्छेद ए 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी है। पहले का सही उत्तर सी यानी कि अनुच्छेद 32। यहाँ पर अनुच्छेद 32 दिया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अधिकार परीक्षा क्विक वारंट रेट का क्या अर्थ है? ए, हम आदेश देते हैं। बी, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, रोकना। सी और डी, सूचित करना। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी, किस अधिकार से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाए जिसका वह हकदार नहीं है तो कोर्ट उससे पूछता है भाई किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस अनुच्छेद में था? ए अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 30, डी केवल अनुच्छेद 31। तो यह एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। बाकी चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका दूसरे का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(f) में भी है और 31 में भी है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की बात की गई है ना दोस्तों, तो उसमें जो है इसमें 19(1) का एफ जो क्लॉज है उसमें दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 ए बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं सॉरी। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति के, बी संसद के पास, सी रक्षा मंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी संसद के पास। देश की सुरक्षा के लिए सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के कुछ मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 34 का संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति शासन, बी मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन से, सी वित्तीय आपातकाल से, डी भाषाई अल्पसंख्यक। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। बी मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन से। अगर देश के किसी हिस्से में सेना का कानून लागू हो जाए तो वहां के लोगों के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 35, डी अनुच्छेद 36। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों।
सही उत्तर सी अनुच्छेद 35। पूरे भारत में मौलिक अधिकार एक जैसे रहें, इसलिए केवल संसद को यह पावर दी गई है कि वो इनके खिलाफ सजा या नियम बनाने के लिए कानून बनाए। बाकी ये विधानसभाओं के पास नहीं, ये सिर्फ संसद ही बना सकती है, यानी कि पार्लियामेंट। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उत्प्रेषण कोर्ट कब जारी करता है? ए किसी को जेल से छुड़ाने के लिए, बी किसी अधिकारी को काम करने का आदेश देने के लिए, सी निचली अदालत में से केस की फाइल ऊपर मंगवाने के लिए, डी चुनाव रोकने के लिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। यह भी कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। सी जो है यानी कि निचली अदालत से केस फाइल ऊपर मंगवाने के लिए, जब कोई निचली अदालत अपनी औकात यानी कि इसमें औकात सबने अपने क्षेत्राधिकार की बात की गई से बाहर आकर फैसला सुनाती है, तो बड़ी अदालतें उसे चेक करने के लिए फाइल ऊपर मंगवा लेती हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद 31C को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 24वां संशोधन, बी 25वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी 25वां संशोधन 1971। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों जैसे डीपीएसपी है को लागू करने के लिए कानून बनाए, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। क्या अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सी राष्ट्रपति की मर्जी से, डी केवल केंद्र सरकार के मामलों में। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी है नहीं, 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अगर कोई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, तो अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट 32 के लिए। ठीक है, यह हमें ताकत दी गई है, यानी कि हमें पावर दिया गया है 32 के, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। चलिए लास्ट प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोहिबिशन। चलिए देखते हैं। ए गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना, बी किसी निचली अदालत को उसकी सीमा से बाहर जाने से रोकना, सी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करना, डी संसद की कार्यवाही रोकना। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। उत्तर बी निचली अदालत को रोकना। यह परमादेश का उल्टा है। परमादेश कहता है काम करो, प्रतिषेध कहता है रुको। कहता है प्रतिषेध, वहां ये काम करना प्रतिषेध है, यानी कि रुको, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए अदालत को रोकता है, प्रतिषेध करता है, अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी भाग 4 होगा। जैसे भाग 3 में नागरिकों के अधिकार हैं, वैसे ही भाग 4 में सरकारों के कर्तव्य बताए गए कि उन्हें देश चलाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का नहीं। उनमें हमें जो है अधिकार मिले, इसमें हमें कर्तव्य बनते हैं या क्या है, ये सरकार के कर्तव्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत ने नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी रूस, डी कनाडा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आयरलैंड है, यानी कि सही ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, ये सरकार के लिए गाइड की तरह काम करते हैं और ये आयरलैंड से ग्रहण किए थे और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। यह छोटा सा है। ठीक है, ये अक्सर लोग आयरलैंड तो बताते हैं लेकिन स्पेन नहीं है, अगर गहराई से देखा जाए तो बता दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है? ए जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, बी केवल राज्य सरकारें, सी केंद्र सरकार, डी जिला प्रशासन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं।
तो इसका सही उत्तर ए है, जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, यानी कि जो 12 में परिभाषा वही इसमें भी है। ठीक है, या राज्य का मतलब वही जो मौलिक अधिकारों में था, यानी संसद, विधानमंडल और सरकारी संस्थान। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 4। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना, परिवर्तनीय नहीं है सॉरी दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 39। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी है, अनुच्छेद 37। यह सबसे बड़ा अंतर है। अगर आपने मौलिक अधिकार छीने जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार टीपीएसपी लागू ना करे तो आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की मर्जी और बजट पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, यह सरकार का है, मैंने पहले भी बताया। चलिए 5 देखते हैं। अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लोक कल्याण की अभिवृद्धि, बी पंचायतों का गठन, सी निःशुल्क कानूनी सहायता, डी गोवध पर रोक। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है ए है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले, है ना, जिससे देश और समाज का कल्याण हो। चलिए 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 डी, अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 42। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए अनुच्छेद 39 डी होगा। चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए, है ना, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, है ना, इससे जो है हमें जो है एक आस्था की किरण जगती हुई दिखती है और हमें अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 41। चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 40। गांधी जी का सपना था कि गांवों में पंचायतें हों। अनुच्छेद 40 इसी गांधीवादी विचार को बढ़ावा देता है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारे गांधीवादी जैसे आर्टिकल 40 है, 43 है, 47 है और 48 है, इनका मकसद है गांव और नैतिकता जो है संबंधी। ठीक है, यानी कि शराबबंदी, गाय बचाओ, पंचायत वगैरह। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल इन्हें गांधीवादी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि गांधीयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि फ्री लीगल एड देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39 है, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 42। चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए अनुच्छेद 39 है। अगर किसी गरीब के पास वकील करने के पैसे नहीं तो सरकार उसे मुफ्त में वकील दिलाएगी। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, है ना दोस्तों। तो ये भी जो है अब जैसे, और इसमें समाजवादी जो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 38 है, 39 है, 41 है, इनका मकसद है गरीब का भला करना, है ना, तो उसी के अंतर्गत इसको जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। अनुच्छेद 41 किन दशाओं में सहायता की बात करता है? ए बुढ़ापा, बी बीमारी और बेकारी बेकारी, सी सॉरी दोस्तों, निःशक्तता यानी कि डिसेबल्ड, डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, यानी कि सरकार कोशिश करेगी कि वह जो लोग बूढ़े, बीमार या बेरोजगार हैं उन्हें काम और मदद मिल सके। ठीक है, इसीलिए वह कहते हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, है ना, सोशलिस्ट और गांधीयन और लिबरल। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल भी बताए गए हैं। जैसे समाजवादी में हमने बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जैसे आर्टिकल 38 है, 39 है, 41 है, इनका समाज का भला करना है। गांधीवादी से गांधी जी की सोच क्या थी, तो उससे 40 आर्टिकल है, 43 है, 47 है, 48 है। ये आर्टिकल जो आते हैं इन्हें गांधीवादी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है गांव और नैतिकता की बात की गई है ना। और जैसे उदारवादी कौन से होते हैं, लिबरल होते हैं, जैसे आर्टिकल 44 है, 50 है, 51 है, इनका मकसद आधुनिक आधुनिक भारत है, यूसीसी शांति कानून वगैरह। ठीक है, ये जब अगला पार्ट आएगा तो उसमें जो है ये आपको मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न देखते हैं। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 44। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 42। यह कहता है कि जहां लोग काम कर रहे हैं
वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए और महिलाओं को प्रसूति सहायता है ना, मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए। यह जरूरी भी होता है, जिससे हमारे समाज में जो है काम करने की मनोवृत्ति है जो उसको साफ किया जा सके। लोग महिलाएं हैं जो काम के लिए अग्रसर हों, है ना, उन्हें वहाँ पर बैड फील ना हो। हर चीज की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे यूसीसी कहते हैं, का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 45। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। सही उत्तर सी अनुच्छेद 44। इसको याद रखने की देसी ट्रिक है, जैसे हमने इसमें चढ़ा लिख भी दिया है पीपीटी में, 4 और 4 दोनों समान होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए इसे अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसका मतलब है पूरे देश में शादी, तलाक और संपत्ति के नियम सबके लिए समान एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें भूलने वाली बात नहीं होगी। 4 कैसे 4 है? समान है ना, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 47। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर डी अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 45, ठीक है, इसका सही उत्तर बी होगा अनुच्छेद 45। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चे थे, लेकिन 86वें संशोधन के बाद उन्हें अनुच्छेद 21 ए मौलिक अधिकार में भेज दिया गया। अब अनुच्छेद 45 सिर्फ नन्हे मुन्ने जो कि 0 से 6 साल की देखभाल और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं की बात करता है। ठीक है, तो 21 ए में जो है 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई है, और इसमें जो है अनुच्छेद 45 में 0 से 6 साल के बच्चों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 बी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर सी अनुच्छेद 43। यह गांधीवादी विचारधारा है। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे गांव-गांव में छोटे उद्योग और चरखे जैसे काम बढ़े, ताकि सबको निर्वाह मजदूरी मिल सके। जैसे गांधी जी का सपना था कोई भी काम जो है वो ग्रामीण स्तर से शुरू होना चाहिए, इसीलिए इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें 43, 44, 45 आगे अनुच्छेद आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 4। एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 48। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी होगा अनुच्छेद 46। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय की ढाल है। यह सरकार को आदेश देता है कि पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाए और उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाए। ठीक है, जिससे उनका भी उद्धार हो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। शराबबंदी और नशीली दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 50। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। उत्तर ए अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है कि जनता का पोषण स्तर, न्यूट्रिशन सुधारना सरकार की ड्यूटी है, इसलिए जो चीजें सेहत बिगाड़ती हैं जैसे जहरीली शराब का या ड्रग्स, उन पर सरकार रोक लगा सकती है। ठीक, इसीलिए कहा गया कि आप जो है इसको अगर सरकार रोक लगाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है। अगर मौलिक अधिकार होता तो आप कोर्ट जा सकते थे, अन्यथा नहीं। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 6। अगर इससे पहले आप क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट में बताएं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 48 ए, डी अनुच्छेद 49। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर इसका बी अनुच्छेद 48। इसी अनुच्छेद में गौवध, काऊ पर यानी कि काऊ पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि खेती और दुग्ध उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से सुधारा जा सके, है ना। काऊ शेल्टर की बात की गई है।
चलिए प्रश्न 7 पर देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 48 ए होगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह याद दिलाता है कि विकास के साथ साथ जंगलों और जानवरों को बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये 42वां संशोधन हुआ था, ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। इसमें कई आर्टिकल बदले गए थे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। अनुच्छेद सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 49। ताजमहल, लाल किला या हमारे पुराने मंदिर, इनकी हिफाजत करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का कर्तव्य, ताकि हमारी विरासत सुरक्षित रहे, है ना। यह धरोहर जो है हमारी बची रहे, इससे संस्कृति वगैरह भी इससे रिलेटेड होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव्स। चल अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 48। तो चलिए इसका सही उत्तर जो है वह है अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 50। इसको ऐसे समझो, जैसे 50 यानी कि आधा आधा। जज अपना काम करेंगे और सरकारी अफसर अपना, दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, ताकि न्याय निष्पक्ष हो। ठीक है, तो यानी कि 50 है ना, तो इसीलिए आधा आधा। ठीक है भाई, 100 होता, 100 का आधा 50, ऐसे समझो तो इसको याद कर सकते हो। 50-50, 50-50। चलिए प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? इंटरनेशनल पीस की बात की गई है। अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 36। इसका उत्तर सही जो है वह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। यह भारत की विदेश नीति का आधार है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, इसलिए अनुच्छेद 51 कहता है कि हम दुनिया में शांति बनाए रखेंगे और झगड़ों को बातचीत से सुलझाएंगे, है ना। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, है ना। हम गुटनिरपेक्ष ही रहना पसंद करेंगे और शांति बनाने की अपील करेंगे या प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, सी पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR रूस यानी कि वर्तमान समय में, डी कनाडा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर पूर्व सी यानी कि पूर्व सोवियत संघ USSR, यानी कि इसका विघटन भी हो गया था, 1991 में टूट गया था, और वर्तमान समय में रूस है। चलिए तो इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है? रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त है ना, क्योंकि ग्लोबली देखा जाए तो सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त रूस ही हमारा है। कई जगह अहम मौकों पे जो है उसने सहायता भी की है। दोस्ती में कर्तव्य जो है, ड्यूटीज निभाना सबसे जरूरी होता है, इसलिए कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ऐसे समझना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या कहते हैं, हमारे दोस्त हैं तो दोस्त का काम भी किया जा सकता है, उनके जो काम है ड्यूटी है तो काम कर सकते हैं, वैसे समझो। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ए वर्मा समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी सरकारिया आयोग, डी बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी है, स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि नागरिकों को सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उस समय जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1976 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तब जो है ये समिति बनी, तो उसी के सुझाव पर ये जो है बनाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ए 42वां संशोधन 1976, बी 44वां संशोधन 1978, सी 86वां संशोधन 2002, डी 52वां संशोधन 1985। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ए 42वां संशोधन 1976। 42वें संशोधन को
लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इससे पहले भी मैंने अगली क्लास में बताया था। इसी के जरिए संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है ना। तब इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में संशोधन हुआ, फिर इसमें 11वां जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसे क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन संविधान में किए गए थे 42वें में, तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तब उनकी संख्या कितनी थी? जैसा अभी मैंने बताया, A 8, B 10, C 11, D 12। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर B 10 है। शुरुआत में सिर्फ 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य बहुत बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? A 10, B 11, C 12, D 9। तो इसका सही उत्तर B 11 होगा। आज की तारीख में हर नागरिक के 11 कर्तव्य, जैसे पहले इससे पहले जो प्रश्न था उसमें था कि जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कितने थे, तो 10 थे। उसके बाद वर्तमान समय में कितने? 11 हैं, क्योंकि एक बढ़ा दिया गया बाद में संशोधन करके। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें और कमेंट में बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 कहता है 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अवसर किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? A 42वां संशोधन, B 44वां संशोधन, C 86वां संशोधन, D 92वां संशोधन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर C 86वां संशोधन 2002। ठीक है, पहले मूल कर्तव्य कब? 1976 में। और C जोड़ा कब गया, यानी कि 11वां कब? 86वें संशोधन द्वारा 2002 में। यह कर्तव्य माता पिता के लिए है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जैसे 21A में है 6 से 14, और जो 45 में जैसे अभी DPSP में बताया गया था उसमें था 0 से 6 वर्ष। ठीक, और इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह माता पिता का कर्तव्य बनता है। इसमें कर्तव्य की बात की गई। ठीक है, सही कंफ्यूज मत होना। प्रश्न 7 देखते हैं। क्या मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर अदालत द्वारा सजा दी जा सकती है? A हाँ, सीधे अनुच्छेद 51A के तहत। B नहीं, ये गैर न्यायोचित है। C केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। D केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है B नहीं, ये गैर न्यायोचित है। जैसे DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, वैसे ही मूल कर्तव्यों के लिए भी सीधे सजा का प्रावधान नहीं है, जब तक कि संसद अलग से कोई कानून जैसे राष्ट्रध्वज अपमान अधिनियम ना बना दे। ठीक है, तो इसमें आपको जो है सजा नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रगान नेशनल एंथम और राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग का आदर करना क्या है? A मूल अधिकार, B राज्य का नीति निर्देशकता, तो C मूल कर्तव्य, D विधिक अधिकार। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर C मूल कर्तव्य। यह हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रतीकों का सम्मान करें। ठीक है, अगर आप इसके साथ कुछ गलत या व्यवहार जैसे कि इसका अपमान करते हैं तो इसके लिए आपको जो है दंडित किया जा सकता है, वह अन्यथा नहीं, अन्य कर्तव्यों के लिए नहीं। प्रश्न 9 देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना किस अनुच्छेद में है? A अनुच्छेद 51, B अनुच्छेद 51A, H C अनुच्छेद 50, D अनुच्छेद 48A। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर B अनुच्छेद 51A H। संविधान चाहता है कि हम अंधविश्वास छोड़कर लॉजिक और साइंस की वाली सोच रखें, है ना, कि इससे हमारे देश का भी विकास होगा और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का इस पार्ट में 10 मूल कर्तव्य केवल किनके लिए लागू होते हैं? ये भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए। B केवल भारत के नागरिकों के लिए। C केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। D केवल संसद सदस्यों के लिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर B केवल भारत के नागरिकों के लिए। दोस्तों, अधिकार विदेशियों को भी मिल सकते हैं, लेकिन देश के प्रति कर्तव्य निभाना सिर्फ हमें भारतीयों को की जिम्मेदारी बनती है ना कि अन्य की। वो तो बात का है। जैसे आपको मौलिक अधिकार हम देशवासियों को भी मिले हुए हैं और विदेशियों को भी, लेकिन जो मूल कर्तव्य है ये हम नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपने देश की जो है संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद। सकेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। चलिए इसका सही उत्तर जो है बी अनुच्छेद 52 होगा। इसको याद रखने का देसी तरीका क्या है? जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि देश की गद्दी खाली नहीं रहेगी, भारत का एक प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति हमेशा होगा, खाली नहीं रहेगा। यहाँ कोई मिलेगा तो कौन मिलेगा? भारत का पहला नागरिक। तो कौन पहला नागरिक? यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर्स किसमें निहित होती है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो इसका सही उत्तर सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का इसमें जो है काम राष्ट्रपति रहता है इसमें मुख्य, लेकिन काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे घर में दादाजी के नाम पर सब होता है, वैसे ही देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर हैं किए जाते हैं, लेकिन करता कौन है? वहाँ का जैसे मुखिया है, मेन मालिक जो है, या जैसे पापा हैं, ऐसे ही वैसे समझो कि दादाजी अब रिटायर्ड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, ए संसद के सभी सदस्य, बी संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, सी केवल लोकसभा सदस्य, डी संसद और विधान परिषद के सदस्य। चलिए इसका सही उत्तर बी संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ध्यान रहे, जनता सीधे वोट नहीं देती, बल्कि जनता के चुने हुई प्रतिनिधि जैसे एमपी और एमएलए यानी कि विधायक और सांसद वोट देते हैं, और मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अगर मान लीजिए विधायक और सांसद को चुना है, वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इसका सही उत्तर सी 35 वर्ष होगा। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, और देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को जो है अगर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ना? टेन्योर कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी आजीवन। तो उत्तर बी 5 वर्ष। शपथ लेने के दिन से ठीक 5 साल तक, लेकिन अगर नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया तो तब तक कुर्सी पर रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अक्सर हुआ नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रपति को पद की शपथ औथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, यानी कि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में भी आया, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस या आरओ या जीडी या वनडे कोई भी एग्जाम हो। तो देश के सबसे बड़े पद को शपथ भी देश का सबसे बड़ा जज ही दिलाता है। अगर सीजीआई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 7 क्या कहता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है ना? रिजिग्नेशन किसे सौंपता है? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। जैसे ही उपराष्ट्रपति को इस्तीफा मिलता है तो वो तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, उसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इम्पीचमेंट, ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 72। तो इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 61 होगा। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका। यह तब होता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे या प्रक्रिया
हमने अमेरिका से ग्रहण की हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न 9 देखते हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? री इलेक्शन? ए नहीं, केवल एक बार। बी हाँ, कितनी भी बार। सी केवल 2 बार। डी संसद की अनुमति से। चलिए देखते हैं सही उत्तर। बी हाँ, कितनी भी बार। अनुच्छेद 57। ठीक, अमेरिका में कोई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि हमारे वहाँ कितनी भी बार हो सकता है। भारत में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न 10 नंबर। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 2 साल। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी 6 महीने, अनुच्छेद 62 में दिया गया। राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी और आपके प्रश्न कितने। अगर आप एक प्रश्न करते हैं उसमें जो व्याख्या देखते हैं उससे कई प्रश्न हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 143। तो सही उत्तर इसका बी अनुच्छेद 72 है। याद रखने की ट्रिक क्या है? जैसे साहब ने कर दिया बेहतर, यानी कि बेहतर, अब याद रखने का बेहतर अच्छा, यानी कि बेहतर, तो इसे 72 है, सबको कर दिया। तो क्षमा, यानी कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जो पावर राज्यपाल के पास भी नहीं है ना। ये अमेरिका में ऐसा नहीं है, बाकी इंडिया में है। चलिए प्रश्न दो देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति है, वीटो पावर होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर बी 3 होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं। ए आत्यांतिक यानी कि एब्सोल्यूट, 2 निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव, और 3 जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। या अमेरिका वाले क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ 3 ही वीटो हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक बिल को न तो सहमति देता है और न ही वापस करता है, बस अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है? ए आत्यांतिक वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी जेबी वीटो, यानी कि जब हम जेब में हाथ डालकर भूल जाते हैं वैसे ही राष्ट्रपति बिल को अपने जेब में पॉकेट में रख देते हैं। यानी इससे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था ना, कि वापस भी नहीं किया और उसको यानी कि पॉकेट में रख लिया, समझो कि उसका जो है, तो इसीलिए से जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 143। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 123। ट्रिक, जब संसद न चल रही हो और इमरजेंसी में कानून चाहिए तो राष्ट्रपति कहते हैं 1 2 3 यानी कानून तैयार। इसकी ताकत संसद के कानून के बराबर ही होती है। जैसे क्या कहते हैं कि जल्दी कम 1 2 3 रेडी, वैसे ही समझो, इसीलिए क्या गया कि जल्दी बन गया 1 2 3। चलिए देखते हैं प्रश्न 5। अगर इस क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करें और कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद की बैठक शुरू होने के कितने समय बाद प्रभावी हो जाता है? ए 6 सप्ताह, बी 6 महीने, सी 14 दिन, डी 3 महीने। या एग्जाम में क्वेश्चन लोग जो है फंस जाते हैं, ठीक है, कि सप्ताह या महीने, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आया भी है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर ये 6 सप्ताह है। अगर संसद बैठने के बाद 6 हफ्ते के अंदर बिल पास नहीं हुआ है, यानी कि 6 हफ्ते की बात की गई, तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। यानी अध्यादेश की अधिकतम उम्र 6 महीने या प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे कानूनी सलाह मांग सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, डी संसद। इसका सही उत्तर सी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय मांग सकते हैं, लेकिन उस राय को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है। इसके लिए ये नहीं कि उसको जो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, मर्जी है, अगर है तो मानना, नहीं तो नहीं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? ए हाँ 1 बार,
बी नहीं, सी संसद की अनुमति से, डी केवल बजट के मामले में। तो सही उत्तर बी नहीं, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए वह इसे वापस नहीं भेज सकते, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत की तीनों सेनाओं जल थल नभ का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए रक्षा मंत्री, बी CDS, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। यहाँ पर CDS का चीफ डिफेंस स्टाफ है। तो इसका सही उत्तर सी राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, शुरुआत और अंत वहीं से होता है, क्योंकि यह वह सर्वोच्च सेनापति है ना। और भारत का प्रथम नागरिक भी। प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। तो इसका सही उत्तर सी 12। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में नाम कमाने वाले 12 दिग्गजों को राष्ट्रपति सीधे राज्यसभा भेज सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भेजा गया था, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में नॉमिनेट किए जा चुके हैं। चलिए ऐसे बहुत सारे लोग किए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है? ए 1 बार भी नहीं, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इसका सही उत्तर सी 3 बार। 1962 यानी कि चीन युद्ध, 1971 और पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति से लागू किया गया था, ठीक है। और इसे 1975 में यानी कि इंदिरा गांधी ने भी किया था ना, उसके पहले युद्ध के समय भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद। पॉइंट्स भी होंगे और अंत में एक क्विक रिविजन मिलेगा, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 74। तो इसका सही उत्तर बी अनुच्छेद 63 है। सरल व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 63 में साफ लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 है। याद रखने की ट्रिक, 52 माने राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति, यानी कि 52 में राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति 63 में होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 2। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी संसद का संयुक्त सत्र। तो सही उत्तर बी राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब वह अपने पद के कारण राज्यसभा की कार्यवाही चलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो संसद का अध्यक्ष होता है वो अलग होता है, वो राष्ट्रपति यानी कि नहीं होता, अगर आप ध्यान रखें इस चीज का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ए केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। तो सही उत्तर सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद प्लस राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं शामिल होती हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, ठीक। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ दोनों सदन हैं, वहाँ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो सही उत्तर बी 5 वर्ष। व्याख्या, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ध्यान रहे जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वह पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति 5 साल और वर्ष उपराष्ट्रपति जो है वो भी 5 वर्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताएं और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ए प्रधानमंत्री को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी राष्ट्रपति को, डी मुख्य न्यायाधीश को। तो सही उत्तर राष्ट्रपति को। व्याख्या, अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। याद रखो,
उपराष्ट्रपति इस्तीफा राष्ट्रपति को, यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 6। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी किसी भी सदन में, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर बी राज्यसभा होगा। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि वहीं राज्यसभा का सभापति होता है ना। पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में, प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा उसे पास करेगी, फिर लोकसभा सहमति देगी। यही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं। चलिए देखते हैं 7। उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? ए 7 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन, डी 30 दिन। सही उत्तर सी 14 दिन। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसकी कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल 14 डेज नोटिस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति क्या करता है? ए प्रधानमंत्री बन जाता है, बी लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, सी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, डी चुनाव आयोग को भंग कर देता है। सही उत्तर सी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। व्याख्या देखते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे या पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के बनकर काम करता है। एग्जाम पॉइंट देखते हैं इसको। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बनता बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ नहीं होने का। देखते हैं 9 नंबर। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपसभापति, डी मुख्य न्यायाधीश। चलिए सही उत्तर सी राज्यसभा का उपसभापति। व्याख्या देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालता है तो राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चला सकता। ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन सदन चलाता है। बहुत अच्छा एग्जाम पॉइंट है ये। ठीक है, लास्ट अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? ये राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी चुनाव आयोग। तो सही उत्तर सी सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई विवाद हो तो उसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखो, राष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट। विवाद अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड हो या उपराष्ट्रपति से देखेगा उसे सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। और क्लास जो है अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं। और यह टॉपिक वाइज पूरी सीरीज चलेगी जिसमें 10 MCQ होंगे और इसके साथ में वन लाइनर व्याख्या भी होगी और इसका अगला टॉपिक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।